हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 10th के सीरीज में ये हमारा थर्ड लेक्चर होने वाला है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 रिगार्डिंग वाटर रिसोर्सेज। तो जो लोअर क्लासेस का चैप्टर था उसी का ये एक्सटेंशन है, जिसमें हम लोग सबसे पहले क्या पढ़े थे, रिसोर्स के बारे में पढ़े थे, मतलब एक ओवरऑल आइडिया लिए थे सॉइल, लैंड, इन सब के बारे में। फिर उसके बाद क्या है कि हम लोग बायोटिक रिसोर्सेज की बात किए थे, तो आपका फॉरेस्ट है, रिजर्व्स है, वाइल्ड लाइफ है, इसके बारे में। अब थोड़ा हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, एबायोटिक रिसोर्सेज के बारे में, जिसमें सबसे पहले हमारा क्या है, वाटर है, मतलब ब्रीफ डिटेल। वैसे ही करते करते आगे हम लोग और भी अदर रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। तो अब आप सोचो कि वाटर एज अ रिसोर्स हम क्या क्या पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले क्या है ना, कि जो वाटर है, भले ही एनसीईआरटी मेंशन हो ना हो, ये आपको ये समझना पड़ेगा कि वाटर वाला जो जोन होता है, वाटर के स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोलॉजी। और जिस जोन में ये रहता है, जिस स्फीयर में, उसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोस्फीयर। दूसरा आप ये समझ लो कि जो वाटर है वो आपका क्या हो सकता है, फ्रेश वाटर भी हो सकता है, और वो वाटर क्या हो सकता है, सलाइन भी हो सकता है, और वो वाटर क्या हो सकता है, ब्रैकिश भी हो सकता है। ब्रैकिश मतलब मॉडरेट सॉल्ट के कंसंट्रेशन के बेसिस पे। जो आपका 35 पीपीटी है, उसके बियॉन्ड अगर रहता है तो सलाइन, और जो 35 से लेके 25 के बीच में के आसपास रहता है, मतलब मॉडरेट रहता है, उसको हम ब्रैकिश कहते हैं। और उससे भी कम रहता है तब हम उसको क्या कहते हैं, फ्रेश। जैसे लेक हो गया, पॉन्ड हो गया, रिवर्स हो गया, वो कैटेगराइज होता है फ्रेश में। तो यहाँ ये फ्रेश, और इसका मतलब ये नहीं समझना है कि गंदगी के रिस्पेक्ट में कि फ्रेश है मतलब साफ सुथरा है, वैसा नहीं है। फ्रेश है मतलब सॉल्ट का अमाउंट बहुत बहुत कम है। और सबसे ज्यादा सॉल्ट मरीन हो जाएगा, मरीन या सलाइन एरिया, जैसे सीज हो गया, ओशंस हो गया, या फिर आपका हाइपर सलाइन लगून हो गया, तो ये सब आ जाएगा सलाइन में। लेकिन जहाँ मॉडरेट है, जैसे जो डेल्टा वगैरह, एस्चुरी वगैरह है, जहाँ पे फ्रेश वाटर रिवर और सलाइन वाटर आपका सीज या ओशन मीट करता है, तो वहां पे दोनों के मिक्सचर से मॉडरेट हो जाता है। या फिर आपका जो चिल्का लेक वगैरह है, या बहुत सारा ऐसा लेक है ना, जो क्या है कि मरीन वाटर के इरोजन की वजह से लैंड की तरफ बन गया, लेकिन उसमें कुछ फ्रेश वाटर का भी एडिशन है, तो इस वजह से कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट क्या हो जाएगा, मॉडरेट हो जाएगा। तो ऐसे जोन को हम लोग कहते हैं ब्रैकिश वाटर। अब इसमें आता है कि वाटर का क्या यूजेस है। तो वाटर का अगर यूजेस देखें तो हमारा क्या है कि हर एक सेक्टर के हिसाब से चले। प्राइमरी सेक्टर है तो ले लो एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर में आप इरिगेशन की बात कीजिए, या फिर एग्रीकल्चर में ले लो कि सॉइल के मॉइस्चर को मेंटेन करना है, सॉइल के मॉइस्चर को मेंटेन करना, ताकि सॉइल का जो बायोटा है, यानी कि लिविंग कंपोनेंट्स है, बैक्टीरिया है, फंगस है, ये सब अच्छे से सरवाइव कर सके, इसको मेंटेन करने में हेल्प करता है। अब अगर इरिगेशन अच्छे से होगा, सॉइल हेल्दी रहेगा, सॉइल का माइक्रोब्स अच्छे से काम करेगा, तो खाने का प्रोडक्शन होगा, फूड सिक्योरिटी होगा, जो पॉपुलेशन है उसको खाना सही से मिलेगा। तो ये तो डायरेक्ट एग्रीकल्चर से हो गया। एग्रीकल्चर के अदर अलाइड एक्टिविटीज भी होते हैं। अलाइड मतलब जो डायरेक्टली क्रॉप प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं घुमा फिरा के उस पर डिपेंड करता है। जैसे लाइव स्टॉक ले लो, जो एनिमल हस्बेंड्री करते हैं, तो इसमें क्या है कि डायरेक्ट क्रॉप नहीं कल्टीवेट करते, लेकिन उसी क्रॉप को एज ए न्यूट्रिएंट हम लाइव स्टॉक के लिए यूज करते हैं। तो उस सेक्टर में भी आपका जो फिशरी सेक्टर है, उसको उसके लिए पानी चाहिए, क्योंकि पानी के बिना फिशेस वगैरह नहीं ग्रो होगा। लाइव स्टॉक को जो है ड्रिंकिंग के लिए चाहिए होगा, उसके हाइजीन या वॉशिंग करने के लिए आपको चाहिए होगा पानी। या फिर कोई भी एक्वाकल्चर कर रहे हैं, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म को ग्रो कर रहे हैं, तो वहां पे आपको क्या चाहिए, वाटर चाहिए। तो अगर एक शब्द में कहो तो वाटर का यूज यूनिवर्सल है, हर एक एस्पेक्ट में कहीं ना कहीं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, या तो वाटर इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड या वेपर के फॉर्म में कहीं ना कहीं आपका यूज आता ही आता है। तो ये तो कुछ आपके लोअर लेवल पे ऐसे यूजेस है, और यही सब पॉइंट्स आपके जो है ना मेंस आंसर राइटिंग में हेल्प करता है। कि आपसे जैसे पूछ देगा क्वेश्चन 15 मार्क्स का, उसमें दे देगा कि जो वाटर है, वाटर का अवेलेबिलिटी जो है बहुत ज्यादा है, बट स्टिल उसका क्राइसिस चल रहा है। तो पहले तो वाटर का यूजेस बताइए, फिर क्राइसिस बताइए, और कैसे उसको मिटिगेट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आपका बन सकता है। तो उसमें हम लोग पहले यूजेस की बात करते हैं, फिर उसका मिसयूज करेंगे तो उसका क्या नुकसान होगा, कैसे करते हैं और कैसे बचा सकते हैं, ये भी हम लोग पढ़ेंगे। तो ये तो आपका क्या हो गया, प्राइमरी सेक्टर का कॉन्सेप्ट हो गया कि प्राइमरी में क्या आपका वाटर का यूज है। साथ साथ नोट्स बनाते रहना है, साथ साथ में नोट्स बनाते रहना, तो इससे आपको समझ में ज्यादा आएगा।
अब आते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ये सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर का मतलब हो गया कौन सा सेक्टर? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो गया, इंडस्ट्री वाला सेक्टर हो गया, इंडस्ट्री वाला सेक्टर हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, यानी कि वैसा सेक्टर जहां पे क्या है कि नेचर से हम डायरेक्ट नहीं रिसोर्स ले रहे हैं, नेचर से लिया हुआ रिसोर्स को हम प्रोसेस कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम सिर्फ सैंड उठा रहे होते तो वो होता प्राइमरी सेक्टर, लेकिन उस सैंड को हम सीमेंट के साथ मिक्स करके हम जो है कंस्ट्रक्शन का काम करें, दीवार लगा रहे हैं, बिल्डिंग खड़े करें, पिलर्स बना रहे हैं, तब वो आ गया किसमें? सेकेंडरी सेक्टर में। तो इन सब में हर एक चीज में, कुछ भी चीज आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो आपको वाटर एज अ रॉ मटेरियल यूज हो सकता है, या पानी का यूज कूलेंट की तरह यूज हो सकता है। मे बी उस प्रोसेस में बहुत हीटिंग हो रहा हो, उसके टेम्परेचर को कम करना हो तो पानी को एज अ कूलेंट यूज किया जा सकता है। तो कुछ कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। उसके बाद आपका क्या है कि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में वाटर जो है सॉल्वेंट की तरह काम करता है, ताकि वो जितने भी कंपोनेंट्स है उन सबको मिक्स करके आपस में क्या कर सके? मिक्सचर बना सके। तो ये सब कुछ आपके यूज है। तो सेक्टर वाइज मतलब है कि आपको 15 मार्क्स का भी क्वेश्चन पूछ दिया तो आप सिर्फ यूजेस भी पूछ दिया तो 6-7 पॉइंट्स अगर अच्छे से लिख लो विथ एग्जांपल्स, हो गया, आपको एकदम मैक्सिमम मार्क्स मिलने वाला है। तो सेकेंडरी सेक्टर हो गया। फिर आपका टर्शियरी सेक्टर है। टर्शियरी सेक्टर में आता है आपका ह्यूमन रिसोर्सेस। सर्विसेज प्रोवाइड करता है, कौन प्रोवाइड करता है? तो ह्यूमन प्रोवाइड करता है, किसी भी रूप में हो सकता है वो सर्विस वो डायरेक्टली ना प्रोवाइड करके रोबोट्स के थ्रू प्रोवाइड करे, डायरेक्टली प्रोवाइड करे। कॉलिंग का काम हो गया, बीपीओ का काम हो गया, कॉल सेंटर्स के वर्क हो गए, या कुछ भी हो गया। इसी टर्शियरी सेक्टर को ना स्प्लिट किया जाता है क्वाटरनरी एंड क्वीनरी सेक्टर में। सबसे हाईएस्ट लेवल डिसीजन मेकिंग आपका क्वीनरी होता है और थोड़ा सा उससे कम होता है क्वार्टरनरी। और जो आपका प्राइमरी लेवल का जो सर्विस सेक्टर है, मतलब डायरेक्टली कंज्यूमर से डील करना, डायरेक्टली उनको फैसिलिटेट करना, सर्विसेज प्रोवाइड करना, तो वो आपका टर्शियरी सेक्टर हो गया। तो यहाँ पे इनके लिए क्या चाहिए? इनके जो भी डेली टास्क हैं उन सब के लिए आपको क्या है? वाटर का जरूरत पड़ेगा। जो भी डेली टास्क है, मतलब इनको पानी खाने के बाद पानी पीने के लिए, बॉडी के मेटाबॉलिज्म के लिए चाहिए, ये एक यूज हो गया। या फिर हाइजीन वॉशिंग के लिए चाहिए, हाउस क्लीनिंग के लिए चाहिए, ये सब आपका वाटर यूज हो गया। नेक्स्ट आता है आपका इलेक्ट्रिसिटी वाला जनरेशन। पानी की मदद से हम क्या कर सकते हैं? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन कर सकते हैं। पानी की मदद से हम क्या कर सकते हैं? ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं। जो आपका ये है छोटा छोटा नाव है या बड़ा बड़ा जहाज है, तो इन सब पे ये सबको कंटेनर की तरह यूज करते हैं। इनमें सामान भर के हम एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं, तो उसके लिए मीडियम का काम कौन किया? आपका पानी किया। तो आपके कम से कम 100 यूजेस है, आपको उसमें से क्या है सिर्फ 10 पॉइंट को ध्यान में रखना है कि क्या क्या आपसे रिलेटेड है। खुद को एज अ सेंटर रख के सोचो कि भाई हम कोई सामान कंज्यूम करते हैं तो वो कहीं से आ रहा होगा, तो आ रहा होगा तो उसके ट्रांसपोर्टेशन के लिए आप सभी जानते हो कि सबसे सस्ता मोड होता है पानी, तो पानी के थ्रू आता है। लेकिन ऐसा भी नहीं कि सिर्फ पानी से ही आता है, आपका रोड से भी आता है, रोड के थ्रू भी आता है, एयर ट्रांसपोर्ट भी होता है, लेकिन मैक्सिमम आपका पानी से आता है। दूसरा है कि आप एज अ पर्सनल खुद देखो तो आपको पानी क्या है? पीने के लिए चाहिए। आपको अपने किसी भी कंपोनेंट्स को, जो भी घर में सामान है, यूटेंसिल्स है, घर को है वॉश करना, हाइजीन करना, डिस्पोज ऑफ करना, ये सब के लिए क्या चाहिए? आपको पानी चाहिए। या फिर आप इंडस्ट्रियल सेक्टर में काम कर रहे हो तो वहां पे पानी का बहुत सारा यूज हो सकता है, गंदगी साफ करने के लिए, टेम्परेचर को लोअर डाउन करने के लिए, किसी प्रोसेस के लिए रॉ मटेरियल की तरह यूज होगा, किसी चीज को आपस में मिक्स करने के लिए यूज होगा। तो बहुत सारे पानी के क्या है? यूजेस है। तो सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन हो गया इस चैप्टर का यही कि पानी जो है, ये पानी अर्थ पे रहता कहाँ है? तो आपने कहना है हाइड्रोस्फीयर में। उसके बाद कहना है कि पानी क्यों है हमारे लिए रिसोर्स? इसका मतलब है कुछ यूजेस प्रोवाइड करता होगा, तो यस यूजेस देता है, तो इसलिए पानी क्या है? हमारा एक रिसोर्स है। ये तो जस्टिफाई, ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि आपको सीधे एक लाइन में क्वेश्चन दे दे, जस्टिफाई दैट हाउ वाटर इज अ रिसोर्स। इसका मतलब आपको उसका यूजेस बताना है। उसके बाद क्या आता है कि उसके बाद जब हम लोग ये पढ़ लिए, यूज पढ़ लिए, तो हमें देखना है क्या? मिसयूज। हम जानते हैं ना कि हमारा पॉपुलेशन काफी तेजी से क्या हो रहा है कि बढ़ रहा है। तो पॉपुलेशन बढ़ेगा तो ऑब्वियसली हर चीज का हम डिमांड क्या करेंगे? ज्यादा करेंगे। और अगर हम डिमांड ज्यादा करेंगे तो फिर होगा क्या कि उस चीज का ओवर यूज बहुत ज्यादा होगा, या फिर कह सकते हो उस चीज का होगा क्या? ओवर एक्सप्लॉयटेशन। जरूरत से ज्यादा हम इस्तेमाल कर लेंगे तो जरूरत से ज्यादा क्या होगा? एक्सप्लॉयटेशन हो जाएगा। और एक्सप्लॉयटेशन हो जाएगा तो सिचुएशन किसका आएगा? वाटर स्कैर्सिटी का। स्कैर्सिटी मतलब दिक्कत,
मतलब क्या है, एडिक्वेट अमाउंट नहीं। अगर डेफिनेशन का है तो आपको कहना है कि सिचुएशन वेन एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर इज नॉट अवेलेबल टू फुलफिल द डिमांड ऑफ ह्यूमन डिजायर्स, तो हम उसी को क्या कहेंगे, वाटर स्कैर्सिटी का सिचुएशन। इसमें आता है वाटर स्कैर्सिटी एंड वाटर स्ट्रेस, दो तरह के सिचुएशन आते हैं। इसमें कुछ बीसीएम डेटा के बेसिस पर हम लोग पढ़ते हैं। अभी फिलहाल जनरलाइज एक पर्सपेक्टिव लेना है, मतलब अपने आप को आपको इंट्रोडक्शन के लिए तैयार करना है, फिर धीरे धीरे इसमें ऐड होगा। याद होगा लोअर क्लासेस में ऐसे ही रिसोर्सेज पढ़े थे, तो वहां ज्यादा कुछ नहीं, 4-5 लाइन के डेफिनेशंस को कवर किए थे। यहाँ थोड़ा और डिटेल होगा, 11-12 में कंप्लीट हो जाएगा आपका। तो इस वजह से क्या है कि वाटर स्कैर्सिटी हो गया। अब वाटर स्कैर्सिटी होगा तो ऑब्वियसली हम क्या करेंगे कि हमें जरूरत पड़ेगी कि हम इसका क्या करें, वाटर का कंजर्वेशन करें। क्योंकि देखो डिमांड कम होने वाला नहीं है, पॉपुलेशन बढ़ चुका है, मतलब इसको आप ऐसे कर सकते हो कि अब गलती तो हो गया, अब अचानक से पॉपुलेशन को रिवर्स करना पॉसिबल भी नहीं है और ह्यूमन राइट के अगेंस्ट भी है। कि अब ऐसा थोड़ी है कि रिसोर्स नहीं है तो आप इंसानों को मारना शुरू करोगे, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो डिमांड तो होगा ही, और ऐसा भी नहीं कि आप डिमांड जीरो कर दो कि नहीं नहीं पानी की दिक्कत है तो हम बिना पानी पिए ही साल भर रहेंगे, ऐसा भी पॉसिबल नहीं, क्योंकि बेसिक मेटाबॉलिज्म के लिए जरूरत है कम से कम। मान लेते हैं आपने एक पल को इंडस्ट्री के प्रोसेस को हॉल्ट कर दिया, सब कुछ हॉल्ट कर दिया, लेकिन खुद की डिमांड तो होगी। तो आपको टेक्निक्स डेवलप करना होगा कि हम कैसे पानी को जो है कंजर्व करें, यानी कि हम कैसे पानी का मैनेजमेंट करें। तो क्या हो सकता है, इसमें भी एक लेवल हो सकता है इंडिविजुअल लेवल पे, कि हम अपने इंडिविजुअल लेवल पे क्या काम कर सकते हैं कि जिससे, स्ट्रैटेजी वही है। देखो किसी भी रिसोर्स को आपको अगर कंजर्व करना है तो उसका स्ट्रैटेजी वही है कि जो कह सकते हो ना कि वेस्टेज को क्या करना है, कम करना है, और एफिशिएंसी को बढ़ाना है, कि कैसे कम रिसोर्स में आप ज्यादा फायदा निकाल सकते हो और बर्बादी कैसे कम कर सकते हो। तो इससे होगा क्या कि ओवरऑल आप प्रॉफिटेबल सिचुएशन में रहोगे। तो एक तो इंडिविजुअल लेवल पे हम कर सकते हैं कि भाई यहाँ पे मतलब कह सकते हो कि कोई लीगल बैकिंग नहीं है, गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, आपने खुद से रियलाइज किया, हर एक सिटीजन खुद से रियलाइज कर लिया कि नहीं पानी का वेस्टेज हो रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं कि अननेसेसरी जो कचरा है, वेस्ट है, उसको हम पानी में डंप ना करें ताकि पानी पोल्यूट ना हो, पानी आपका साफ पानी, क्योंकि पानी का दिक्कत नहीं है, साफ पानी का दिक्कत है। दूसरा ये काम हम कर सकते हैं कि हम अपने घरों में जो अननेसेसरी वेस्टेज कर रहे हैं, कि आपका एक कप के पानी से जो है कोई एक बर्तन धुल सकता था, हमने अननेसेसरी टैप खोल लिया और जो है 4-5 कप से सिर्फ एक प्लेट धो रहे हैं, या हम कोई और काम कर रहे हैं और नल खोल के खुला छोड़ के हम चले गए। तो ये सब, या वॉशिंग में ही आपका जहां एक बाल्टी, या अननेसेसरी जो फ्लशिंग होता है टॉयलेट्स में कि बार बार क्या हो रहा है फ्लशिंग कर रहे हैं, उससे आपके कई सारे लीटर्स ऑफ वाटर क्या हो रहे हैं, डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, मतलब ये डिग्रेड हो रहे हैं, जा रहे, लॉस हो रहा है। तो इन सबको हम क्या कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं, रोक सकते हैं। कि अननेसेसरी क्या है कि दिन भर में जो हम 10 बार फ्लशिंग करते हैं उसके बजाय हम 9 बार ना करें, एक ही बार करें, तो इससे वाटर क्या होगा, कंजर्व होगा। दूसरा है कि इसको गवर्नमेंट लेवल पे ले जाया जा सकता है, पॉलिसी लेवल पे, कि कुछ ऐसे पॉलिसीज बनाया जाए ताकि उससे क्या हो सके कि एक तरह से एक कानूनी जो है ना ये मिल सके, बैकिंग मिल सके, लीगल कुछ लॉज ले आए, पनिशमेंट का लोगों के अंदर डर आ जाए। तो वो क्या होगा कि कम से कम एटलीस्ट पब्लिक प्लेसेस में तो वेस्टेज को अवॉइड करेगा, कि कोई देख लेगा तो कंप्लेन कर देगा। तो ऐसे कुछ काम कर सकते हैं। या फिर उस पॉलिसी की मदद से, चलो ठीक है ये तो हो गया कि आपका पनिशमेंट के बेसिस पे। दूसरा है कि हम उस पॉलिसी की मदद पे ये काम कर सकते हैं कि हम लोगों को अवेयर करा सकते हैं, अवेयरनेस फैला सकते हैं कि आप ऐसे यूज ना करके इस तरह से पानी यूज कीजिए। आप अपने स्तर पे भी ग्राउंड वाटर को रिचार्ज कर सकते हैं। आप अपने कम्युनिटी में क्या कीजिए, हिसाब किताब रखिए, वाटर बजटिंग का कॉन्सेप्ट रखिए, जैसे अटल भूजल योजना में किया गया था कि वाटर रैशनिंग, बजटिंग। या अभी रिसेंट में हम न्यूज सुने होंगे शायद, ये आपका कोलंबिया था जहां पे पानी की बहुत दिक्कत हो गई, तो वहां पे वाटर रैशनिंग का कॉन्सेप्ट आया कि भाई कटिंग करो, अननेसेसरी सबको बराबर पानी नहीं देना, जिसके यहाँ जहां जैसा कंजम्पशन है उस हिसाब से ही पानी प्रोवाइड करना है। तो कई सारे आपके ऐसे पॉलिसीज के आउटकम हो सकते हैं। या एक पॉलिसी ये भी हो सकता है, जैसे आपने सुना होगा गंगा एक्शन प्लान, यमुना एक्शन प्लान, या फिर नमामि गंगे प्रोग्राम, स्वच्छ भारत मिशन, ये सब आपका क्या करे, या स्मार्ट सिटी कॉन्सेप्ट भी, या ये आपका कह सकते हो अमृत मिशन भी। ये सब का कॉन्सेप्ट ये है क्या, कि जो आपका वाटर बॉडीज डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पोल्यूट हो रहा है, हम उसको कम कर सकते हैं, या फिर अगर पोल्यूट हो गया तो हम उसकी सफाई कर सकते हैं। तो ये हो सकता है। तीसरा हो सकता है इंटरनेशनल लेवल पे,
कि ये किया जा सकता है कि चलो ठीक है, हर देश तो काम कर रहा है, इंटरनेशनल लेवल पे भी अवेयरनेस इतना ज्यादा, मतलब इतनी ज्यादा पब्लिसिटी कर दो ना कि लोगों में एक खौफ रहे कि नहीं सही बात है, बहुत दिक्कत है, और ये होना भी चाहिए। तभी तो क्या होगा कि इंटरनेशनली एक प्रेशर बनेगा, तो नेशनल गवर्नमेंट्स काम करेंगे, उसके बेसिस पे स्टेट गवर्नमेंट्स काम करेंगे, लोकल गवर्नमेंट्स काम करेंगे, इंडिविजुअल लेवल के अंदर टाइम के साथ साथ 1 साल 2 साल 4 साल 5 साल ऐसे करते करते सबके दिमाग में इनकॉर्पोरेट हो जाएगा कि नहीं, पानी की दिक्कत सच में है, हम अपने लिए तो यूज करें लेकिन हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ भी नहीं बचेगा, तो हमें कुछ ध्यान रखने का जरूरत है। तो बहुत सारे ऐसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट कन्वेंशन लिए गए, जैसे पानी के क्राइसिस से डेजर्टिफिकेशन होता था, तो 1992 में आपका क्या हुआ, यूएनसीसीडी मतलब जो है डेजर्टिफिकेशन को कॉम्बैट करने के लिए कन्वेंशन जो है वो सामने आया था, जो कि रियो कॉन्फ्रेंस हुआ था। तो ये भी एक तरह से कहीं ना कहीं क्या है आपका इसको वाटर की स्कैर्सिटी के ही प्रॉब्लम को दर्शा रहा है कि पानी किसी भी तरह से स्कैर्स होगा, ओवर कंजम्पशन होगा, ओवर एक्सप्लॉयटेशन होगा, ड्राइनेस बढ़ेगा, तो हरे भरे जगह में भी क्या होगा, डेजर्ट क्रिएट होगा, और एक आपका पूरा का पूरा जो बायोम है ना वो अलग बायोम में चेंज हो जाएगा। तो उस एरिया का जो इकोसिस्टम था, उस एरिया का जो अडेप्टेशन जैसे ढला हुआ था, उसमें गड़बड़ी आएगी, एडजस्ट करने में दिक्कत आएगा, बहुत सारे स्पीशीज को एक नया कंडीशन मिलेगा, वो नहीं अडेप्ट कर पाएगा तो एक्सटिंक्ट हो सकता है। तो ये सारा काम, इसमें बहुत सारे पॉलिसीज मिलेंगे। अभी इस लेवल पे ज्यादा कुछ नहीं, आपको एक दो चीज आपको पढ़ना है, जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में सिखाया जाएगा, अटल भूजल योजना है, ड्रिप इरिगेशन है, ये सब है। लेकिन जैसे जैसे बढ़ते जाओगे गवर्नमेंट पॉलिसीज जो आती है, तो आप कम से कम क्या है कि हर एक इश्यूज पे, एग्रीकल्चर हो, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो या कुछ भी हो, उस हर एक इश्यूज पे आपके पास जो है ना 10-15 पॉलिसीज, स्कीम्स या कोई ना कोई ऐसा स्ट्रैटेजी होगा ही जो कि कंजर्व करेगा। अब क्या है कि कई सारे, जैसे इस चैप्टर में है आपका एक डिस्कशन किया गया किसके बारे में, अटल भूजल योजना। तो हमारा क्या स्ट्रैटेजी होता है हर चैप्टर को पढ़ने का, कि एक तरह से आप एक समरी ले लो, फिर उसको थोड़ा डिटेल करके समझ लो, और फिर चैप्टर में पॉइंट वाइज अंडरलाइन कर लो। तो इससे होगा क्या ना, दिमाग में आपके कॉन्सेप्ट फिट हो जाएंगे। तो नाम ही से लग रहा है अटल भूजल, धरती में जो पाया जाता है जल, मतलब ग्राउंड वाटर। तो ये एक्चुअली क्या है ना कि वर्ल्ड बैंक के साथ साइन करके 50-50% के कंट्रीब्यूशन के साथ ये योजना लाया गया, ताकि एक तरह से कम्युनिटी अवेयरनेस भी हो, और पानी का जो है ना एक तरह से जो बजटिंग रैशनिंग है उसका ध्यान रखा जाए, रिपोर्टिंग किया जाए कि भाई हमारे एरिया में किस तरह के यूजेस हो रहे हैं, क्या दिक्कत है हमारे एरिया का, जिस वजह से पोल्यूशन हो सकता है, तो उस हिसाब से आपका करेक्टिव मेजर्स लिया जा सके। तो वही आपका क्या, अटल भूजल योजना। उसके बाद धीरे धीरे समय के साथ क्या है कि मल्टी पर्पस रिवर प्रोजेक्ट्स भी आया, जैसे जिसको आप आम भाषा में कहते हो भाई डैम बना दिया, डैम बना दिया। मल्टीपर्पज इसीलिए है ना कि भाई एक डैम आप कंस्ट्रक्ट कर दिया। डैम का मतलब ही होता है क्या, सिंपल सा, कि पानी का कोई फ्लो चल रहा था, उस फ्लो पे आपने एक स्ट्रक्चर इरेक्ट कर दिया। तो पानी के फ्लो को आपने पार्शियली क्या कर दिया, डायरेक्शन को या तो चेंज करने का आपने कोशिश किया, या नहीं तो स्पीड को रोक दिया, पानी के फ्लो को रोक दिया, और अपने अनुसार उस फ्लो को आप मेंटेन कर रहे हो। उसी को कहते हैं डैमिंग। बहती धारा के बीच में आप किसी तरह का इंटरप्शन क्रिएट करते हो, तो उसको हम कहते हैं क्या है, डैम। डैम का काम होता है कि जैसे मान लो इसको बंद कर दिया, तो यहां तक पानी आपका क्या हो गया, बंद हो गया। अब उसमें फिर क्या होता है ना कि फिर खोलते हैं वाल तो बड़ी तेजी से आपका पानी गिरता है, काफी हाइट तक रहता है। तो इसका काइनेटिक एनर्जी काफी ज्यादा होता है, तो हम इसका यूज कर सकते हैं किसमें, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में। तो बहुत सारा यूजेस है, देखो मल्टीपर्पज इसीलिए कहे ना कि डैम बना लिए, तो डैम बना के हम पानी का स्टोरेज भी कर लिए। दूसरा है फ्लड वगैरह से मिटिगेट करने का तरीका भी ढूंढ लिए कि पानी एक तरफ जमा रहेगा तो आपका क्या होगा कि जो फ्लडिंग का सिचुएशन है वो दूसरे एरिया में कम रहेगा। लेकिन हालांकि ये उल्टा भी पड़ जाता है, सिल्टेशन वगैरह हो जाता है ना, तो जाम हो जाता है, तो इससे पानी साइड से काफी ज्यादा निकलने लगता है, तो फ्लड आ भी जाता है। तीसरा हो गया क्या कि इस पानी को आप अगल बगल के एरिया में इरिगेशन के लिए यूज कर सकते हो, नॉर्मल कंजम्पशन के लिए यूज कर सकते हो। तो एक तरह से हुआ क्या कि एक प्रोजेक्ट से कई सारे काम निकाले गए। जैसे आपने रिहान प्रोजेक्ट सुना होगा, या फिर ब्यास प्रोजेक्ट, हीराकुड हो गया, या फिर भाखड़ा नंगल हो गया, पोंग डैम हो गया, कालबाग हो गया, तरबेला हो गया। तो इस तरह के कई सारे, हर नदी पे कोई ना कोई, सरदार सरोवर डैम हो गया, इंदिरा गांधी हो गया, राणा प्रताप सागर डैम शायद, या फिर तुंगभद्रा हो गया, कोयना डैम हो गया। तो ये सब कहीं ना कहीं किसी भी डैम का ऐसा नहीं कि एक ही काम है कि हाँ सिर्फ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, बहुत सारे अलग अलग काम सर्व करता है।
तो इसको हम कहते हैं मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट। अब इसका नुकसान भी है, फायदा भी है। फायदा तो दिख गया, नुकसान ये है कि आप नेचुरल इकोसिस्टम, नेचुरल कोर्स, किसी नदी का अपना नेचुरल कोर्स था, उस बीच में आपने ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर दिया, तो ऑब्वियसली क्या है ना कि वहां की इकोलॉजी पे इफेक्ट पड़ेगा, इकोसिस्टम पे असर आएगा। अगर क्या है, सेडिमेंट तो लेके नदी आ ही रहा था, अब आप यहाँ रोक दियो, सेडिमेंट इधर एकदम जमा होता जाएगा, जमा होता जाएगा, तो जिससे वाटर अगल बगल में काफी ज्यादा निकल जाएगा। तो जिस चीज को आप जिस काम के लिए लाए थे वही काम वो कर देगा। फ्लडिंग रोकने के लिए लाए थे और वो क्या कर दिया, फ्लडिंग कर दिया। तो ये इश्यूज आ सकता है। प्लस है कि आप क्या है उस जगह पे इतना कंस्ट्रक्शन का एक्टिविटी करोगे, बहुत बड़ा लैंड एरिया चाहिए होगा, तो आप लैंड लोगे, एक्वायर करोगे। अब वो लैंड पे मान लो उस आसपास पे उस कंस्ट्रक्शन की वजह से जो पोल्यूशन होगा, तो उसकी वजह से इकोसिस्टम पे डैमेज होगा। उसके आसपास की पॉपुलेशन को आपको डिस्प्लेस करना पड़ेगा, उतना बड़ा लैंड लिए हो तो उनको कंपेंसेट करके डिस्प्लेस करना होगा, तो उनको रिहेबिलिटेट करना मतलब है कि एक नई जगह पे सेटल करना, उसमें टाइम और खर्चा दोनों लगेगा। लोग अपोज करेंगे कि हम कैसे अचानक से अपना घर छोड़ के चले जाएं, तो ये सब में आपको क्या है ना कि टाइम लगेगा। तो ये इसका नुकसान भी हो गया। तो हर एक चीज का देखिए, नेचर में भी कोई चीज प्रेजेंट है तो उसका भी फायदा नुकसान है, कुछ भी चीज। अब जैसे पेड़ ही है तो पेड़ के फायदे तो सब गिनाते हैं, लेकिन इसका नुकसान भी, अगर सिर्फ पेड़ ही होगा तो होगा क्या कि वो एनवायरमेंट का क्या है, सारा CO2 खींच लेगा, तो बहुत कूलिंग हो जाएगा। सारा CO2 ले लिया, ग्रीन हाउस इफेक्ट नेग्लिजिबल हो जाएगा, तो अर्थ एकदम कूल हो जाएगा। तो हर चीज का फायदा नुकसान है, और यही चीज सिविल सर्विस के एस्पिरेंट को समझना चाहिए कि सिर्फ आप किसी चीज का नेगेटिव एस्पेक्ट मत देखो, पॉजिटिव भी देखो। या कोई चीज आपको पॉजिटिव ही दिखाई दे रहा है तो उसके लिए आप नेगेटिव पॉइंट को भी एक्सेप्ट करने की कोशिश करो, वही चीज यहाँ पे समझना है। इसके अलावा आपका क्या आता है, माइक्रो इरिगेशन। माइक्रो इरिगेशन का कॉन्सेप्ट आता है। ये क्या हो रहा है ना कि वाटर का जो वेस्टेज है, उस वेस्टेज को क्या करता है, कम करने की कोशिश करता है। नाम ही से पता चल रहा है कि थोड़ा थोड़ा, मतलब है इरिगेशन बाय हेल्प ऑफ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर, थोड़ा थोड़ा लेके, ड्रॉप बाय ड्रॉप। जैसे मान लो इस तरह से क्या है ना कि ऐसा पाइप है, ऐसा पाइप है, अब इधर से पानी जा रहा है, इसमें कहीं कहीं पे क्या किया, हम छोटा छोटा सा छेद कर दिया, कहीं कहीं पे हम छोटा छोटा सा ऐसे छेद कर दिया, छोटा छोटा सा छेद कर दिया। अब है क्या कि यहाँ पे आसपास आपका पेड़ भी लगा हुआ है, पेड़ भी लगा हुआ है, यहाँ पे भी आसपास क्या है, पेड़ लगा हुआ है। तो इससे क्या होगा ना, ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी किया और डायरेक्ट एकदम वेस्टेज कम हुआ। धीरे धीरे दोगे कोई भी चीज, जैसे आप खुद ही खाना खा रहे हो, पानी पी रहे हो, तो आप आराम आराम से खाना खाओगे, पानी पियोगे, तो सेल को भी मौका मिलेगा कि हाँ धीरे धीरे हम क्या करें, एब्जॉर्ब करें, धीरे धीरे उसको तोड़े और एब्जॉर्ब करें। तो वैसे इसको बूंद बूंद करके पानी मिलेगा, तो पौधा को समय मिलेगा, उसके रूट को टाइम मिलेगा कि चलो धीरे धीरे आ रहा है, तो हम आराम आराम से एब्जॉर्ब करें, तो ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब होगा और कम से कम वेस्टेज होगा। तो जहां पे आप क्या है कि 50 लीटर पानी दे रहे थे, सिंपली पाइप से पटा दिए, मतलब पूरा फैला दिए। जैसे कभी कभी आपने देखा होगा कि फील्ड में पाइप को डाल दिए, नल को या बोरिंग को खोल दिए, बह रहा है बह रहा है, ऐसे में क्या है, इस खेत से उस खेत, उस खेत से उस खेत, पूरा खेत भर गया, वाटर लॉगिंग हो गया। पौधा को मान लो 10 लीटर का ही पानी का जरूरत था, लेकिन आपने फालतू का 40 लीटर बर्बाद कर दिया। लेकिन ऐसे में क्या होगा कि बूंद बूंद करके, थोड़ा थोड़ा करके दो, पौधा ज्यादा यूज करेगा। मान लो आपने 12 लीटर पानी दिया, सिर्फ 2 लीटर ही वेस्ट हुआ, 10 लीटर पानी अच्छे से पौधे ने यूज कर लिया। तो ऐसे में खर्चा भी कम आया, बर्बादी भी कम हुआ आपका, और इससे क्या हुआ कि प्लांट का भी ग्रोथ अच्छा हुआ, क्योंकि प्लांट के पास मैक्सिमम रिसोर्सेज अच्छे तरीके से पहुंचा। तो ये सब प्रोजेक्ट का ये फायदा है। नुकसान ये है कि इनिशियली क्या है ना, लोगों को समझाना, जो फार्मर नहीं है उतने एजुकेटेड, नहीं समझते, उसको थोड़ा परेशानी होगी। और दूसरा, ये सेटअप लगाने में इनिशियली फार्मर के रिस्पेक्ट में देखो तो कॉस्ट ज्यादा लगेगा। तो हम इसको भी तो दूर कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, पॉलिसी फ्रेमवर्क कुछ इस तरीके से डिजाइन कर सकते हैं कि अच्छे से आराम से ट्रेनिंग दे किसानों को, 3-4 महीने 6 महीने का कोर्स दे, उसमें कुछ इंसेंटिव दे। सिंपली बोलेंगे कि ट्रेनिंग देने नहीं जाएगा, उसमें हम ये कह दे कि अगर आप ट्रेनिंग करोगे तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, उस सर्टिफिकेट का फायदा ये होगा कि आपको बीज खरीदने में या फिर आपको कुछ भी फ्यूल, जो भी आपके एग्रीकल्चर के लिए जरूरत होगा, तो उसमें आपको छूट देंगे। तो ऐसे में वो क्या है कि छूट पाने के लिए कि मान लो सबको 100 रुपये में मिलेगा, बट आप ट्रेनिंग कर लोगे, सर्टिफिकेट मिल जाएगा, तो आपको जो है वो सामान 80 रुपये में ही दे देंगे। तो वो बचाने के लिए किसान जाएगा। या नहीं तो आपको हम ट्रेनिंग करने के लिए सर्टिफिकेट के साथ कुछ आपको इंसेंटिव 2000 रुपया दे देंगे एक ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद। तो ऐसे में वो जाएगा, ट्रेन होगा। तो अपने आप क्या है ना कि बार बार एक ही बात किसी के दिमाग में फीड करोगे ना, तो वो उसको लगेगा हाँ ठीक है, ये हमको करना चाहिए। दूसरा, हम ये कर सकते हैं, सब्सिडी दे सकते हैं
कि हम ये कह सकते हैं कि चलो ठीक है, तुमको हमेशा के लिए नहीं, 5 साल के लिए, कि ठीक है 5 साल के लिए तुमको उतना रिटर्न अगर नहीं होगा तब तक के लिए, या 2 साल के लिए, या जो भी है, जैसा किसान है उस हिसाब से, कि तब तक के लिए हम आपको कुछ मदद दे देंगे कि आप ड्रिप इरिगेशन के लिए जो भी डिवाइसेस है वो खरीदोगे, तो मार्केट में मान लो 50,000 का सब कुछ पड़ रहा है, हम सरकार आपको 35,000 रुपये सब्सिडी दे देगी, 15,000 पड़ेगा, या फिर 100% माफ कर देगी, या बिना इंटरेस्ट का लोन दे देगी, आप धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा करके जैसा केपेबल हो वैसे चुका सकते हो, तो इससे भी फायदा होगा। अब उसका भी नेगेटिव इम्पैक्ट है कि हाँ ठीक है, सरकार ज्यादा पैसे और ये सब लोन वगैरह देगी, इंटरेस्ट नहीं लेगी, अर्निंग नहीं होगा तो सरकार के ऊपर फिस्कल बर्डन आएगा, तो वो अलग एस्पेक्ट है, वो तो हम लोग इकोनॉमी सेक्शन में कवर करेंगे। लेकिन हम यहाँ पे बात करें कि रिसोर्स को कैसे हमें डिस्ट्रॉय होने से बचाना है, तो ये हो गया। इसी को हम कहते हैं कि बूंद बूंद करके ड्रिप कर रहा है, तो यही कहलाता क्या है, ड्रिप इरिगेशन। इसके अलावा और भी माइक्रो इरिगेशन है, जैसे एक स्प्रिंकलर होता है, एक आपका होता है स्प्रिंकलर, नाम से पता चल गया, आप देखा भी होगा आपने, ये फील्ड है, इस बीच में ऐसे करके लगा दिए पाइप, और ये यहां से ऐसे ऐसे फवारे की तरह देखोगे ऐसे रोटेट कर रहा होता है, चारों तरफ आपका फवारे की तरह जो ऐसे रोटेट कर करके पानी पटा रहा है, ऐसा लगता है ना, पेड़ पौधे को लगता है कि रेनफॉल हो रहा है। तो बहुत कम पानी में पूरा एरिया क्या होगा, कवर हो गया, क्योंकि एक्चुअली पौधे को जितना पानी चाहिए उतना ही मिल रहा है। बाकी पाइप से जो आप करते हो ना इरिगेट, उससे वेस्टेज बहुत ज्यादा हो जाता है, तो आपका खर्चा भी बढ़ जाता है, कि आपका काम तो 10 लीटर का ही हुआ, लेकिन आप 50 लीटर पटा दिए, तो रिसोर्स भी खपत हुआ, और उसको लगाने के लिए जो आपको खर्चा हुआ, जनरेटर चलाए, पंपिंग की, उसमें भी आपको खर्चा लग गया, ये कर सकते हैं। इसके अलावा आपका क्या हो गया, तो इसके अलावा हम और भी काम कर सकते हैं कि अलग अलग तरीके से ये पॉलिसी ला सकते हैं। जैसे आगे हम लोग पढ़ेंगे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, कि उसके तहत क्या है ना, कई सारी चीजों को, वाटरशेड मैनेजमेंट, या पर ड्रॉप मोर क्रॉप हो गया, या हर खेत तक पानी वाला जो स्कीम है, ये सब, या ट्रेडिशनल वाटर सिस्टम जो है, जैसे जल मंदिर हो गया, या खतरी कुल हो गया, ये सब चीज को, या तालाब का सिस्टम जो मध्य प्रदेश और उड़ीसा में चलता है, इन सबको हम रिजुविनेट कर सकते हैं। जैसे होता था ना पुराने समय में कि आपने भी देखा होगा गांव वगैरह में, कि अपने ही आंगन वगैरह के सामने क्या छोटा सा तालाब ले लिया और उससे अपना पानी का बेसिक रिक्वायरमेंट पूरा कर रहे हैं। तो ये सब अलग अलग तरीका हम अपना सकते हैं, जिससे कि हम क्या करेंगे कि पानी का अच्छा इस्तेमाल भी कर सकते हैं, और हम पानी के वेस्टेज को भी क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। नेक्स्ट एक चीज है कि ये भी हम कर सकते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। देखो, हार्वेस्टिंग का मतलब ही होता है कन्वर्ट इनटू यूजेबल फॉर्म, किसी भी चीज, जैसे होता है क्रॉप का हार्वेस्ट कर रहे हैं। तो भाई देखो क्या है कि इंडिया का हर एक पॉपुलेशन जो है वो हर समय इतना केपेबल नहीं है कि फील्ड में जाएगा और अपने लिए जो है अनाज तोड़ के लेके खा ले। तो उसके लिए हमको क्या करना होगा कि कोई आपके जो ग्रुप ऑफ पर्सन्स है, जिसको हम कहते हैं कि खेती कर रहे किसान है, वो आपका क्रॉप उगाएगा, फिर जब क्रॉप पक जाएगा, मैच्योर हो जाएगा, तब उस क्रॉप को काटेगा, थ्रेशिंग करेगा, और उसमें से क्या करेगा कि जो आपका ये जो कटाई है, इसी को हम क्या कहते हैं, हार्वेस्टिंग। हार्वेस्ट फेस्टिवल्स भी होता है, तो आप कमेंट सेक्शन बताइए, इंडिया में कुछ फेस्टिवल जो हार्वेस्ट के टाइम में मनाया जाता है, कुछ नॉर्थ के, कुछ साउथ के, कुछ ईस्ट के, और कुछ वेस्ट के। तो अब आपका क्या है कि उसको फिर थ्रेशिंग किया जाएगा, मतलब उसको उसमें से अनाज को निकाला जाएगा, फिर उसको बोरी में बंद करके ट्रांसपोर्ट किया जाएगा शहर तक, हर जगह तक, ताकि बाकी लोग मार्केट से खरीद सके, होलसेल से या रिटेल से, जैसे भी हो। उसका कॉन्सेप्ट जब एग्रीकल्चर में हम लोग हायर क्लास में पढ़ेंगे ना, तो हम लोग वेयर हाउस का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, FCI का क्या रोल है वो पढ़ेंगे, सेंट्रल इशू प्राइस, MSP, FRP, ये सब पढ़ेंगे। अभी फिलहाल के लिए उतना दिमाग नहीं लगाना। तो उसी चीज को, तो आपने क्या किया, फील्ड पे उग रहे अनाज को यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट किया। तो वैसे ही जो बारिश का पानी यूं ही सड़क से हर जगह से बह के बर्बाद हो जा रहा है, क्यों ना हम उसको यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। तो ये बहुत तरीका हो सकता है। एक तरीका हो सकता है कि भाई रूफ पे आप जो है कुछ बर्तन वगैरह डाल दो और उसमें वो जमा होगा, या रूफ में आप कुछ पाइप लगा दो और वो पाइप को नीचे तक एक्सटेंड कर लो, ग्राउंड तक, ग्राउंड जमीन के अंदर तक। तो क्या होगा कि जो भी छत पे पानी जमा होगा बारिश से, वो उस पाइप के थ्रू क्या होगा, जाते जाते एकदम ग्राउंड में चला जाएगा, ग्राउंड वाटर का पार्ट बन जाएगा। सैंड और पत्थर वगैरह आएगा तो उस सब से जब पास करेगा तो उसका प्यूरिफिकेशन भी हो जाएगा। तो या तो पूरे ग्राउंड वाटर में चला जाएगा, या अंदर में आप टैंक बना लो, टैंक में स्टोरेज हो जाएगा, या अपने आंगन में जो आपका कोर्टयार्ड है वहां पे आप क्या कर सकते हो कि बड़ा सा कंटेनर, बर्तन कुछ भी लगा सकते हो, जिसमें आपका जो पानी कलेक्ट होगा उसको बाद में यूज कर लेना। ठीक है, ड्रिंकिंग नहीं कर सकते, मान लो डर है कि पोल्यूशन हमारे एरिया में ज्यादा एसिड रेन हो सकता है, तो हम उसका क्या है कि कुछ और इस्तेमाल कर सकते हैं, या हम उसको प्यूरिफाई करके बाद में इरिगेशन वगैरह में यूज कर सकते हैं।
इसी चीज को हम कहते हैं कि जो बहते या बरसते पानी को सही से कैप्चर करके जमा करके किसी भी यूजेबल फॉर्म में, अगर मेरे पास उतना अच्छा एडवांस प्यूरिफिकेशन टेक्निक है तो उसको अच्छे से प्यूरिफाई करके पीने लायक बनाने का, या खेती में या खाने पीने किसी भी चीज में, चीजों को धोने में, वॉश करने में, गाड़ी धोने में, जानवरों को धोने में कर ले, तो हम उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं। तो यही था हमारा पूरा चैप्टर का कहानी, पूरा डिटेल। अब जब पढ़ेंगे तो यही सारा बात राम कहानी याद दिया, तो उसको फटाफट पढ़ के क्वेश्चन करके इसको भी निपटा ही लेते हैं। तो देखो यहाँ पे वही कह रहा है ना कि भाई हमारा जो है अर्थ पे इतना सारा पानी है, स्टिल अभी के रिपोर्ट में हम देखें तो हम क्या कर रहे हैं, हमारे आसपास क्या है? पानी का स्कैर्सिटी है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि देन हाउ इज इट दैट कंट्रीज एंड रीजन्स अराउंड द ग्लोब सफर फ्रॉम वाटर स्कैर्सिटी? क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाई इज इट प्रेडिक्टेड दैट बाय 2025 नियरली 2 बिलियन पीपल विल लिव इन एब्सोल्यूट, पूरी तरह से पानी दिक्कत हुई। ये रीजन तो आपको हम बता दिए ना कि पानी का क्यों दिक्कत होगा, क्योंकि हमारे बढ़ते पॉपुलेशन, बढ़ता डिमांड इतना जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल कर लिया है, इतना जरूरत से ज्यादा हमने जो है डेवलपमेंट कर लिया है, इतना कचरा फेंकते, कंटामिनेशन हो गया है कि हमारे पास पानी ही पानी है लेकिन साफ पानी का कमी है। ये ऑलरेडी आपको बताया जा चुका है। अब कह रहा है क्या कि यहाँ पे जो है ना स्टोरी बताया है जो कोई खास काम का नहीं, कि कहता है कि भाई आपने मूवीज में, सीरियल्स में, कहीं पे भी एग्जांपल के तौर पे देखा होगा कि राजस्थान का गांव है, वहां की औरतें हैं सर पे मटका लेके पानी भर के दूर दूर तक ट्रैवल करती हैं। इसका मतलब है कि वहां का लाइफ कंडीशन जो है ना हार्श लाइफ है काफी ज्यादा, और हार्श लाइफ है इसका मतलब वहां जो रिसोर्स है डेफिनेटली उसका क्या चल रहा है? आपका स्कैर्सिटी चल रहा है। तो इसलिए हमको कंजर्वेशन करने का जरूरत है। देख लो ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, उससे हमको कंजर्व करना है। अब अगला क्वेश्चन पूछा है कि वेयर इज देन वाटर स्कैर्सिटी लाइकली टू ऑकर? या एक और क्वेश्चन है कि इज इट पॉसिबल दैट एन एरिया और रीजन मे हैव एम्पल वाटर रिसोर्सेज बट स्टिल फेसिंग वाटर स्कैर्सिटी? तो यस, एग्जांपल बताते दोनों का। अब देखो कहां पे दिक्कत हो सकता है, तो कहां दिक्कत होगा? जहां पे आपका सलाइन वाटर ज्यादा है, क्योंकि फ्रेश वाटर हम यूज करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में, तो वैसे में आपको पानी बहुत दिखेगा लेकिन यूज नहीं कर सकते। जहां पे रन ऑफ बहुत ज्यादा हो, हिली एरियाज वगैरह में इतना स्लोप है कि पानी ठहर ही नहीं रहा, बह के निकल जा रहा है, वो हो गया। या फिर जो एरिया आपका इंडस्ट्रियलाइज्ड है, वैसे एरिया में पानी का क्या होगा? दिक्कत होगा कि एक तो ये लोग पानी बहुत यूज कर रहे, ऊपर से कचरा भी फैल रहा है, तो ऐसे एरियाज में आपको क्या है? पानी का दिक्कत होगा। अब कह रहा है कि एक ऐसा जगह बताओ जहां पे पानी का बहुत दिक्कत है। देखो हिली एरियाज, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट, चेरापूंजी, मौसरना, वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट रेनफॉल होता है लेकिन स्टिल वहां पे पानी का दिक्कत है। कारण दो है। पहला, वहां पे इतना हार्ड इम्परमिएबल रॉक है ना कि पानी अंदर तक पेनिट्रेट ही नहीं कर पाता है। दूसरा, पेनिट्रेट करता भी तो उसको टाइम मिलता तब ना, स्लोप इतना है कि पानी बह के चला जाता है। तो ये आपका दिक्कत है। और नेक्स्ट चीज है कि आप जहां पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो वहां पानी ज्यादा होने से भी क्या होगा? वो पॉपुलेशन बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर लेगा, जिस वजह से आपको प्रॉब्लम आएगी। तो यहाँ कुछ केस स्टडीज हैं, जैसे कोलकाता का केस दिया हुआ है कि बहुत ज्यादा यहाँ पे दिक्कत है, तो कभी फ्लड हो जाता है, कभी पॉल्यूशन हो जाता है। तो ये सारा कश्मीर का भी एग्जाम्पल दिया है कि कैसे आप, ये याद नहीं करना है, ये आपको ध्यान, ये बस ऐसे दिखाए कि पानी का क्या दिक्कत हो सकता है। यहाँ पे भी इजराइल का एक एग्जाम्पल दिया, इसको आप केस स्टडी में कोट कर सकते हो कि इजराइल जो है ना, जब आप वर्ल्ड मैप पे लोकेट करेंगे तो इजराइल चारों तरफ से क्या है आपका, या तो ब्रैकिश या मरीन वाटर से घिरा हुआ है। जैसे आपका ये हो गया गल्फ ऑफ अकाबा हो गया, और उधर में मेडिटेरेनियन सी हो गया। तो इस वजह से उसके पास फ्रेश वाटर का बहुत क्राइसिस है, लेकिन उसने टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इतना ज्यादा गेन कर लिया है ना कि जिस वजह से वो उसको भी अपने काम के लायक बना लेता है। तो हमें उससे क्या है ना, एक अच्छा सा लर्निंग लेसन मिलता है कि क्यों ना हम उससे सीख के अपने एरिया में भी लोगों को जो है एजुकेट करें, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करें। हम एकेडमिक्स का, हम जो है इनोवेटिव इंडस्ट्रीज का, इन सब का रोल लाए, ताकि क्या है कि वो टेक्नोलॉजी आ जाए, क्योंकि हमारे भी चारों तरफ काफी ज्यादा वाटर का रिसोर्स है, लेकिन वो सब कैसा है? सलाइन है। तो ये सारा चीज आपका एग्जाम्पल के तौर में दिया है। उसके बाद से देख लेते हैं कि ये सब वही सारा चीज है, ये सब इतना एरिया वही सब है, इसी का आंसर है कि बहुत ज्यादा पॉपुलेशन होगा तो बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर होगा, बहुत ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग होगा, ओवर एक्सप्लॉयटेशन होगा, तो ऑब्वियसली पानी ज्यादा है भी तो डिस्ट्रक्शन आपका क्या होगा? ज्यादा, क्राइसिस ज्यादा होगा। तो ये सब यहाँ पे आपका दिया हुआ है। इसके अलावा देखिए क्या है कि जो इंटेंसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन है,
भी बताया ना कि बहुत ये सारा चीज पढ़ चुके हैं। अर्बनाइजेशन है कि सिटी वाला एरिया बढ़ रहा है, फैसिलिटीज बढ़ रहा है, तो गांव के सभी लोग वहां अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो शहर का साइज बढ़ रहा है, गांव का साइज घट रहा है, तो शहर का साइज बढ़ना, इसी को अर्बनाइजेशन कहते हैं। इंडस्ट्रीज आ रहा है, कई सारे, जवाहरलाल नेहरू जी के टाइम से ही क्या था कि एक पर्सपेक्टिव था कि हमें इंडस्ट्रीज को डेवलप करना है, तो कई तरह के पॉलिसीज भी लाए थे, इकोनॉमिक प्लानिंग में भी उसको इंक्लूड किया गया था। बहुत सारे मल्टीनेशनल कंपनीज जो आपके बाहर के थे वो सब सेट हुए। तो ये सब आपका क्या होगा ना कि इतना सारा जो पैराग्राफ दिया है ये सब यही कह रहा है कि जब इतना ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा, यूज क्या होगा आपका, ज्यादा होगा, और यूज ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली वाटर का जो रिसोर्स है उसका डिग्रेडेशन भी हमारा क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। तो यही सब बहुत सारा आप देख लो यहाँ पे, अटल भूजल योजना, वही देखो अटल जल या अटल भूजल योजना, वही सब दिया है कि इतने सारे एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक में इतना वाटर स्टेट एरिया, इतना डिस्ट्रिक्ट है, इन सब में लाया गया है। इसको कहता है कि बिहेवियरल चेंज लाओ, वही बताया ना कि अपने सराउंडिंग में देखो वाटर कैसा क्वालिटी का है, आपकी एक्टिविटीज कैसी है, उस अनुसार अपने बिहेवियर में चेंज करो, ताकि ग्राउंड वाटर को हम रिचार्ज भी कर सके, कि वापस से जो है किसी तरीके से हम उसमें भेज सके, और उसका डिस्ट्रक्शन भी हम क्या कर सके, कम कर सके, इसीलिए ये लाया गया था। इसके अलावा अभी आप रिसेंट से इसको ना करंट अफेयर से अपडेट करना है, करंट अफेयर से, इसलिए हम शुरू में नहीं बताएं। जल जीवन मिशन, क्योंकि अभी रिसेंट के डेटा सबको पता चलेगा कि कैसे, मतलब ये होता है ना कि घर तक जो है, हर एक घर तक आपको गांव सब में जो नल का पानी है ना वो पहुंचाना, ताकि पानी की स्कैर्सिटी ना हो। तो अभी आपको यही करंट से अपडेट करना है ना कि अभी स्कीम का क्या स्टेटस है, किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, सेंट्रल सेक्टर है कि सेंट्रल स्पॉन्सर्ड है, ये अपडेट करना, और ये डेटा देखना है कि अभी तक में कहां तक ये प्रोग्रेस हुआ है, कौन सा ऐसा एरिया है जहां पे ये बहुत 100% तक अचीव हो गया है, कहां मिनिमम है, वही चीज आपको देखना है। मतलब पानी की दिक्कत को दूर करने का ये आपका मिशन है। उसके अलावा देखो मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट, डैम्स, कई सारे देखो डैम्स वगैरह बिल्ड किया गया, एम्बैंकमेंट्स, जो लेक वगैरह, कैनल वगैरह इरिगेशन के लिए आपका बनता है। तो एंशिएंट टाइम में हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर था, हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर कुछ नहीं है, जो आपका तालाब वगैरह है ना, या फिर नदी का जो पानी है उसको चैनल बना के किसी दूसरे जगह डाइवर्ट करके स्टोर कर लेना। तो ये बहुत लंबे समय से आपका चल रहा है, एंशिएंट टाइम से ही। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया, 1st सेंचुरी बीसी में श्रृंगवेरपुरा, इलाहाबाद के आसपास जो है, या श्रृंगावेरपुरा, देख लेना प्रोनाउंसिएशन सही है कि नहीं। तो यहाँ पे जो गंगा से पानी को है ना चैनलाइज करके स्टोर करने का काम किया गया। चंद्रगुप्ता मौर्य के टाइम में भी बहुत सारे डैम, लेक, इरिगेशन सिस्टम बनाए गए थे। कई सारे जो है आपके कलिंगा जो है वहां पे काम किया गया, नागार्जुनकोंडा में, बेन्नूर में, कोल्हापुर में, बहुत पहले से हो रहा है। 11th सेंचुरी में भोपाल का लेक जो कि काफी बड़ा था, वन ऑफ द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक था, बनाया हुआ लेक था। 14th सेंचुरी में हौज खास, ये तो खैर आप लोग सभी लोग जानते होंगे कि इल्तुतमिश ने जो है मतलब दिल्ली सुल्तानियत के टाइम में इसको, आज के समय में ये क्या है कि दिल्ली का बहुत फेमस जगह है हौज खास। तो ये सब आपका क्या है कि पुराने समय से चल रहा था, इसी को कहीं ना कहीं अब यहाँ देखो ये डैम बना, अब देखो पूछ रहा है कि व्हाट आर डैम्स एंड हाउ दे हेल्प अस इन कंजर्विंग वाटर मैनेजमेंट। इसका आंसर ऑलरेडी किया जा चुका है कि डैम है क्या, किसी के भी नेचुरल फ्लो के बीच में आप जो एक ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर दो तो ये आपका क्या करेगा, उसको हम डैमिंग कहते हैं। इसका क्या बताए थे, मल्टीपर्पस रोल है, सिर्फ ऐसा नहीं कि पानी प्रोवाइड करना पीने के लिए, बेसिक काम करने के लिए, इरिगेशन के लिए, हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी का भी इसका इंपॉर्टेंट रोल है। फ्लड को किसी हद तक मिटिगेट भी करता है, लेकिन करवा भी सकता है। जैसे यहाँ देखो एक एग्जांपल डायग्राम से देखो, पानी को रोक दिया। अब यहाँ पे जो है ये वाला जो पॉइंट है ना, इसको हम स्पिलवे या वेयर कहते हैं। ये जो पॉइंट है, इसको जो हम ब्लू से सर्कल कर रहे हैं ना, इसका एक नाम है जिसको हम कहते हैं स्पिल वे या फिर वियर। ये कुछ नहीं, ओपनिंग है। तो ये ओपनिंग है, तो इससे क्या होगा ना फायदा, इससे क्या होगा कि यहां से जब इसको खोला जाएगा कि ऑन कर दिए, तो यहां से पानी काफी तेजी से गिरेगा। तो काफी तेजी से गिरेगा तो ऑब्वियसली इसके पास क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होगा। आप जानते हो कि पानी है तो उसके पास कुछ मास है, और ऊपर से नीचे गिर रहा है तो वेलोसिटी भी है। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या, 12mv²। तो मास भी है और वेलोसिटी भी है, तो एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो इसको कन्वर्ट किया जा सकता है आपका किसमें, इलेक्ट्रिसिटी में। तो इसी को हम कहते हैं क्या, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। तो ये एक रोल, तो ये तो सब जानते हैं कि हाँ ये काम होता है आपका। लेकिन इसके अलावा यहाँ जो इस एरिया में ये जो वाटर है,
ये जो वाटर है इसका यूज किया जा सकता है किसमें, इरिगेशन में, इसका यूज किया जा सकता है किसमें, ड्रिंकिंग में। तो कई सारे इसके क्या है, इंपॉर्टेंस हो गए। तो वाटर का भी कंजर्वेशन हो गया, यूजफुलनेस हो गया, प्लस है इलेक्ट्रिसिटी भी हो गया। लेकिन मिस्टेक हो सकता है कि अगर आपका ये स्पिलवे या वियर काम ना करे, पीछे पानी जमा होता रहे तो फ्लडिंग करवा देगा। इतना बड़ा चीज को बनाने के लिए, कंस्ट्रक्शन करने के लिए पॉल्यूशन हम क्रिएट कर सकते हैं। प्लस है क्या कि यहाँ से देख लो कितना बड़े एरिया में ये चीज फैला हुआ है। तो ऑब्वियसली बहुत सारे जानवरों का डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा, लोगों का जो यहाँ के इंडिजिनियस होंगे उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा। तो सोशियो इकोनॉमिक, साइकोलॉजिकल हर तरह का नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है। तो ये चीज हम लोग देख लिए था। तो यही यहाँ पे दिया है, आप रीड कर लेना, सब समझ में आया। नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करना, इंस्टाग्राम पे कनेक्ट करना, किसी भी जगह आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। तो उसके बाद यही सारा चीज है, और ये कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं खास का। ये बस ऐसे ही भादों के टाइम का दामोदर वैली वाले रीजन में जो है ना कुछ गाना बनाया गया था कि हमने आषाढ़ में, जो हिंदी कैलेंडर है ना उसको एक बार देख लेना कैसे होता है, सावन भादो आश्विन कार्तिक आषाढ़ अघन पूस माघ ये सब। तो वही चीज किया कि आषाढ़ में लगाए, भादों में जो है ये भद्रा आएगा, फ्लड हो जाएगा दामोदर में, फिर बोट नहीं तैर पाएगा, तो फिर हमको इतना नुकसान होगा, यही सब कह रहा है। कुछ खास काम का नहीं, जो जो जरूरत का है वही सब देख लेना। ये यहाँ पे वही चीज कह रहा है कि बहुत सारा जो है ना इसमें ऑपोजिशन वगैरह आया, क्यों आया है, ये मतलब नेगेटिव इम्पैक्ट के बारे में बात कर रहा है कि क्या नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। यहाँ देखो एक और डैम, सरदार सरोवर डैम नर्मदा के बारे में बताए थे। इसके बारे में बहुत आपने जो है नर्मदा बचाओ आंदोलन वगैरह भी आपने सुना होगा, मेधा पाटकर जी का नाम सुना होगा। तो ये वही चीज आपको बता रहा है, डैम का फीचर है कि क्या क्या है आपका। सरदार इरिगेशन फैसिलिटी इतने एरिया को प्रोवाइड करेगा, इतने गांव को प्रोवाइड करेगा, इतने डिस्ट्रिक्ट को। इतना एक एक डिटेल करके नहीं याद करना है, ध्यान में बस रख लेना है कि हाँ गुजरात के इतने 15 डिस्ट्रिक्ट्स में, इतना भी डेटा दे दो काफी होता है। उसके बाद डेजर्ट एरिया में इतने को देगा, जो कौन कौन से, तो बाड़मेर जलोढ़ ये सब राजस्थान का है। प्लस है ट्राइबल एरियाज में आपको इतना एरिया को कवर करेगा। मतलब आपको ये बता देना है कि भाई महाराष्ट्र के ट्राइबल एरियाज को, गुजरात जो हो गया उसके ओवरऑल इतने एरियाज को देगा, राजस्थान में डेजर्ट और हार्श एरियाज में, मतलब 3 एरिया में ये जो है काम, 4 एरिया में काम करेगा। महाराष्ट्र के ट्राइबल को, राजस्थान के डेजर्ट को, गुजरात के ओवरऑल, और बाकी मध्य प्रदेश हो गया। तो ये सब आपका क्या है, 75% जो है गुजरात का। मतलब ओवरऑल क्या है कि सबको ये इरिगेशन का काम करेगा। काफी यूजफुल था, लेकिन नेगेटिव इंपैक्ट भी है, तो ऑब्वियसली लोगों का ऑपोजिशन तो मिलेगा ही। तो देखो यहाँ पे वही चीज दिया, आयरॉनिकली नेगेटिव इंपैक्ट, कि जिस काम के लिए इसको लाया गया था वही तो इसने कर दिया, ये नेगेटिव इंपैक्ट है। एक और आपका कृष्णा गोदावरी का कॉन्सेप्ट है, ये कोयना डैम वाला जो है इसका कॉन्सेप्ट दिया है। तो यहाँ पे वही है कि ये क्या कह रहा है कि डू यू नो दैट द कृष्णा गोदावरी डिस्प्यूट इज ड्यू टू द ऑब्जेक्शंस रेज्ड बाय कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश। ये दोनों ऑब्जेक्शन कर रहा है, क्योंकि होता क्या है ना कि जो ये महाराष्ट्र है ये बहुत सारा वाटर को क्या कर रहा है कि डाइवर्ट कर रहा है। तो अब ऊपरी इलाका, नदी जो है जहां से बह रही है उधर का ही एरिया पानी ज्यादा यूज कर रहा है, तो निचले इलाकों को तो पानी नहीं मिलेगा। तो इस वजह से क्या है कि ऑपोजिशन आ रहा है हर जगह को। इंटरस्टेट काउंसिल आप पॉलिटी में पढ़ोगे ना तो उसमें बहुत सारे रिवर डिस्प्यूट पढ़ोगे, जैसे कावेरी रिवर का डिस्प्यूट आप इसमें कर्नाटका और तमिलनाडु के रिस्पेक्ट में पढ़ते हो। तो ऑब्वियसली जब भी ट्रांस बाउंड्री आएगा, या 2 देश के बीच में, या 2 स्टेट के बीच में, या 2 से ज्यादा स्टेट और इसके देश के बीच में, तो कुछ प्रॉब्लम्स भी आएगा, उसका सोल्यूशन भी हमें करना है। तो यहाँ पे देखो वही चीज है, नेगेटिव इंपैक्ट दिया है कि पानी जमा हो जाएगा, फ्लडिंग हो सकता है। फ्लड होगा तो ये सब जानते हैं कि फ्लड आएगा, पानी किसी एरिया में कलेक्ट होगा तो मच्छर सब पनपेंगे, मच्छर पनपेगा तो आपका क्या होगा, वेक्टर बॉर्न डिजीजेस होगा। यहाँ देख लो वाटर बॉर्न डिजीजेस होगा। तो फायदे भी हैं और क्या है आपका नुकसान भी है। फायदा ये है कि इरिगेशन के लिए आपको देगा, देखो यहाँ पे दिया है ना प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, इसको फिर से आप करंट के डेटा से अपडेट करोगे। जब भी आप पढ़ने जाओ तो इसको करंट अफेयर में, अभी रिसेंट में ही आप किसी भी करंट अफेयर के मैगजीन में देख लो, ये अच्छे से आया कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जो है वो कैसा स्कीम है, इसका जो है स्टीयरिंग कमेटी का क्या रोल है, कौन हेड है, कौन कंट्रोल करता है, जल संचय से जल सिंचन वाला कॉन्सेप्ट हो गया, या फिर आपका किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, इसके फिर सब कंपोनेंट्स क्या है, वो कैसे कैसे काम करता है, और हर एक कंपोनेंट अलग अलग मिनिस्ट्री में आता है। जैसे वाटरशेड डेवलपमेंट अलग मिनिस्ट्री में, पर ड्रॉप मोर ड्रॉप अलग सेक्शन में, हर खेत को पानी अलग सेक्शन में, या फिर आपका एक्सीलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम AIBP जिसको कहते हैं वो अलग रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पे समझना है तो बस इतना ही समझ लो कि नाम ही है सिंचाई,
मतलब ये पॉलिसी किसमें हेल्प करेगा, इरिगेशन के लिए सही से किसानों को पानी मिले, उसमें ये आपका हेल्प करेगा। अब यहाँ पे देख लो कई सारे प्रोजेक्ट है, जैसे देख लो सलाल प्रोजेक्ट चेनाब पे, यहाँ पे देखो भाखड़ा नंगल हो गया सतलज पे, बहुत सारा है। इंडस पे भी है आपका, ये कारबेला तालाबाग है, इस पे चेनाब पे भी और सारा है। इधर टेहरी में टेहरी डैम है आपका। फिर उसके बाद देख लो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे दामोदर पे पंचेत है, कुनार है, तिलैया है, मैथन है बराकर पे। उसके बाद सरदार सरोवर देखो नर्मदा पे है। इसको मैप में ऑब्जर्व करना है। देखो राणा प्रताप सागर, गांधी सागर, कोटा बराज, तो ये सब एक बार क्या करना है कि ना मैप पे ऑब्जर्व करना है। नो नीड टू लर्न करने का जरूरत नहीं, आप ऑब्जर्वेशन बढ़ाते जाओ। चैप्टर को मान लो आप 2 बार रिवाइज करते हो, तो 2 बार में अगर आपने इसको 2 बार गो थ्रू किया तो कुछ नहीं तो आपको 20% याद हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव बनाओगे उसमें नहीं आएगा, गलती करोगे उससे 10% याद होगा। तो स्टैंडर्ड बुक्स में आएगा, फिर उस समय पढ़ोगे तो अपने आप याद हो जाए। तो इसको बहुत ध्यान से ना ऑब्जर्व करो मल्टीपल टाइम्स, तो अपने आप इस पे क्या होगा, कमांड होता चला जाएगा। तो देखो रेन वाटर हार्वेस्टिंग, तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग देखिए क्या क्या है, क्या हो सकता है इसमें कि एक तो ये वाला इंपॉर्टेंट लाइन ध्यान में रख लो कि हिल और माउंटेनियस रीजन में जो है ना पीपल क्या किया, डाइवर्सन चैनल्स जो है ये बनाती है, जिसको हम गुल और या कुल कहते हैं। जैसे ये है कोई चीज, ये मेन नदी है, यहां से हम ऐसे करके थोड़ा डाइवर्ट करती है, तो इसी को हम क्या कहेंगे, गुल या फिर कुल। तो ये चीज हो गया। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग करने का कई सारा तरीका है। या फिर आपका देखो कि जो बंगाल का फ्लड प्लेन वगैरह हो गया, वहां पे हम क्या करते हैं, इसी चीज को, इसी से मिलता जुलता खादीन से जैसलमेर में, जोहाद है अदर पार्ट ऑफ राजस्थान में। तो कुछ भी नहीं है आपका, जो वेस्टेज हो रहा था रेन वाटर को आपने किसी भी रूप में कलेक्ट कर लिया, वो या तो आपका न्यू टेक्नोलॉजी हो सकता है, या तो ओल्ड टेक्नोलॉजी हो सकता है, मतलब ट्रेडिशनल हो सकता है, या फिर एकदम मॉडर्न टेक्नोलॉजी हो सकता है। उस हिसाब से अगर पानी के वाले हिस्से को, रेन वाटर को आप कलेक्ट किए, कलेक्ट करके यूजेबल फॉर्म में लाए, तो हम उसको रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं। ये सब नाम देके ना पूछ देता है, सीधे नाम दे दिया। जैसे अभी यूपीएससी प्रीलिम्स में अड़घट्टा पूछ लिया था, ट्रेडिशनल वाला जो था मेथड, तो वैसे ये सब है कि डाइवर्जन कर दो तो गुल कुल हो गया। तो पूरे इंडिया में ये एंशिएंट टाइम से हो रहा है। लेकिन अभी के टाइम पे क्या है कि कहीं पे आपका बहुत अच्छे से प्रैक्टिस होता है, जैसे तमिलनाडु में तो कंपलसरी कर दिया गया है कि करना है। कहीं पे अब ये कम हो गया, जैसे राजस्थान में बहुत कम हो गया है, कहीं पे एज इट इज चल रहा है। तो ये सब आपका यहाँ पे देखने को मिलता है। तो सेमी एरिड एरिड मतलब सूखा वाला जो इलाका है, वैसे एरियाज में आपका क्या होता है ना, खास करके ऑब्वियसली डेजर्ट वाला एरिया, बाड़मेर वगैरह ये सब हो गया। इसमें आपका क्या है कि अंडरग्राउंड टैंक है या टांका है ऑलमोस्ट सभी में। तो इसमें क्या होता है ना, मतलब जैसे बताया था ना कि छत से निकलेगा, उसके बाद ये सब डायमेंशन दिया, इसको कुछ खास जरूरत नहीं है आपको ध्यान में रखने का। बस ये समझना है कि यहाँ पे अगर कोई डायग्राम दिया हो, देखो ये वाला, ये आया, ये इधर से होते हुए यहां तक चला गया। अब आप इसको क्या कर सकते हो, पंप के मदद से ऊपर खींच सकते हो, या इसको छोड़ देंगे तो नीचे आपका ग्राउंड वाटर का पार्ट बन जाएगा। ये भी एक इनोवेटिव तरीका है। तो ये सब जो टांका वगैरह है, मतलब हर जगह जो इनोवेटिव नाम है ना, जैसे गुल हो गया, कुल हो गया, इससे हम चैनल को डाइवर्ट करते हैं, या फिर झारखंड में जोहाद हो गया, या फिर खादीन्स हो गया, या फिर आपका टांका हो गया, ये सब कुछ नहीं। अगर आप बारिश के पानी को ऐसे सब स्ट्रक्चर में कंजर्व कर रहे हो, सब काउंट होगा किसमें, रेन वाटर हार्वेस्टिंग में। तो आप यहाँ ऊपर पे भी कलेक्ट कर रहे हो, उसको बाद में यूज कर लोगे, ये भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग है। नीचे ले जाके जमा कर दिए तो भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग है। ऊपर पंप कर लिया, यूज कर लिए, तो वो भी क्या है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग है। यहाँ देखो आया, अंदर जाके जमा हो गया पूरी तरह से, यहाँ पे कोई पंपिंग नहीं, यहाँ वेल लगा दिए हैं कि भाई इस वेल में भी ऐड हो गया नेचुरल, अपना ये ग्राउंड वाटर से भी इसमें पानी जाता जाएगा और ये भी आएगा, तो वेल का जो है पानी का लेवल क्या रहेगा, बढ़ा रहेगा, हम यूज कर सकते हैं। ये सब देख लो, अलग अलग आपका तरीका है, ये सब बताया जा चुका है, आप देख लेना, रीड कर लेना। तो देख लो रेन वाटर और पलार पानी एज कॉमनली रेफर टू इन द पार्ट्स ऑफ कंसिडर इज द प्योरेस्ट फॉर्म। बहुत लोग इसको प्योर मानते हैं, तो कुछ लोग रेन वाटर को पलार पानी भी कहते हैं, ये भी ध्यान में रख लेना, यूपीएससी में ऐसे टर्म्स दे देता है। टंकास, ये हम अंडरलाइन इसलिए नहीं कर रहे हैं कि कुछ नया चीज है, इसलिए कर रहे हैं कि शब्द नया है। सब तरीका किसी भी चीज में, कोई बर्तन में, कोई ड्रम में, कहीं पे भी आप कलेक्ट किए, यूज किए, तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग। बस वही अलग अलग जगह इसको अलग अलग तरीके के हिसाब से नाम दे दिया गया है, तो ध्यान में रखना है कि इसको क्या बोलते हैं। ये कुल का बात है, ये क्या किया, कहीं ना कहीं से इसको डाइवर्ट करके लाके जमा कर दिया है, तो उसी को कुल या गुल कहते हैं हम लोग।
यहाँ पे रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, इसमें मेंस में आंसर राइटिंग करने के लिए सब आपका केस स्टडी है, ये सब लर्न नहीं करना है कि कैसे कैसे आपका इस्तेमाल होता है। मौसरी नाम चेरापूंजी में बताए थे ना, ये वो एरिया है जो यहाँ पे सबसे ज्यादा रेनफॉल है, लेकिन दिक्कत भी सबसे ज्यादा है, इसलिए यहाँ कंजर्वेशन स्ट्रैटेजी भी क्या है कि यहाँ सबसे ज्यादा किया जाता है। तो हम बताए थे ना कि राजस्थान में आज के डेट में क्या हो रहा है कि ये आपका डिक्लाइन है। तमिलनाडु में ये चीज आपका क्या हो रहा है, अभी कंपलसरी कर दिया गया है। फिर उसके बाद आपका मैसूर वगैरह में ये मैसूर का जो गेंडाथूर आपका सबसे जो बैकवर्ड एरिया है, वहां पे ये एज इट इज चल रहा है, पहले से लगभग 200 घर है, ये सब काम कर रहा है। ये थार डेजर्ट का एक एग्जांपल केस स्टडी दिया कि कैसे आपका रूफ टॉप था, वहां से जो पाइप वाइप लगा है ना, उस वजह से ये कंजर्वेशन होता है। तो ये सब कोई डेटा नहीं याद करना है, केस स्टडी के लिए कुछ एग्जांपल्स ध्यान में रखो, ताकि कभी रेन वाटर हार्वेस्टिंग पे क्वेश्चन आए ना तो यहाँ से डिकोड कर लेना। मेघालय का पार्ट जो है आप ऐड कर लेना कि कैसे वहां पे इतना दिक्कत है पानी होने के बावजूद भी कि लगभग हर घर में ये काम हो रहा है। राजस्थान में भी थार एरियाज में लगभग हर घर में ऐसा पाइप है, लेकिन अब धीरे धीरे डिक्लाइन हो रहा है। मैसूर में कर रहा है, गेंडाथूर नाम का जो रिमोट एरिया है वो। तमिलनाडु में तो खैर कंपलसरी ही कर दिया गया कि हर घर में ये होना चाहिए। ड्रिप इरिगेशन देखो, बैम्बू पाइप से भी बना सकती है, बैम्बू से भी देख लो, बैम्बू से पानी धीरे धीरे आ रहा है, धीरे धीरे अब ये जाएगा, थोड़ा 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 ट्रिकल डाउन होता चला जाएगा। तो बैम्बू से करे, बैम्बू ड्रिप इरिगेशन, या पाइप से करते तो पाइप वाला ड्रिप इरिगेशन, बस बूंद बूंद से देख लो, बूंद बूंद करके जो है, बूंद बूंद करके पानी को पहुंचाया जा रहा है, बूंद बूंद करके पानी को पहुंचाया जा रहा है, उसी को हम कहते हैं ड्रिप इरिगेशन। अब क्वेश्चन कर लेते हैं, देखो क्या कह रहा है कि बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो क्लासिफाई ईच ऑफ द क्वेश्चन एज सफरिंग फ्रॉम वाटर स्कैर्सिटी और नॉट सफरिंग। तो उसको खुद से मार्क करें। देखो बोल रहा है कि एनुअल रेनफॉल हाई, बाकी कुछ कंडीशन नहीं दिया, तो कह रहा है कि हाँ ठीक है रेनफॉल हाई है तो वाटर स्कैर्सिटी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, डिपेंड करता है सिचुएशन पे। वेस्टेज ज्यादा कर रहे हैं तो दिक्कत हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर बच्चे के हिसाब से सोचो तो बोलना नहीं है दिक्कत, लेकिन अगर इसको वाइड पर्सपेक्टिव में लो तो दोनों मार्क कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन अदर फैक्टर्स। रीजन हैविंग हाई रेनफॉल एंड लार्ज पॉपुलेशन, तो यहाँ तो स्कैर्सिटी होगा। अभी जस्ट बताए थे ना कि कितना भी पानी हो स्टिल पॉपुलेशन ज्यादा है तो ओवर एक्सप्लॉयटेशन होगा। रीजन हैविंग हाई एनुअल रेनफॉल बट वाटर इज हाईली पॉल्यूटेड, अगेन स्कैर्सिटी होगा, साफ पानी की दिक्कत। रीजन हैविंग लो रेनफॉल एंड लो पॉपुलेशन, स्कैर्सिटी होगा। देखो पॉपुलेशन तो लो है लेकिन पानी भी तो कम मिल रहा है। जैसे आप जैसलमेर वाले इलाके में डेंसिटी बहुत कम है, 17 लोग पर किलोमीटर स्क्वायर के हिसाब से है, लेकिन पानी भी बहुत कम है, इसलिए दिक्कत क्या है, बहुत ज्यादा है। फिर कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट एन आर्ग्यूमेंट। नॉट ऐसे शब्दों को अंडरलाइन कर लेना है। तो अब देखो क्या है, इन सब में अगर देखें तो ये कह रहा है ये वाला स्टेटमेंट गड़बड़ लग रहा है कि ये सीधे कह दिया कि हाँ कंट्रोल ही करेगा फ्लड को। बाकी में देखो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स ब्रिंग वाटर टू दोज एरिया विच सफर फ्रॉम वाटर स्कैर्सिटी, ठीक बात है, ये करता है, इसीलिए तो बनाते हैं कि हम पानी कंजर्व करेंगे, उसके बाद अलग अलग जगह पंप करेंगे। मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, ये भी तो सही है। मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट लीड टू लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट एंड लॉस ऑफ लाइवलीहुड, अभी जस्ट बताएं, लेकिन हर बार फ्लड कंट्रोल करेगा ये जरूरी नहीं है। Here are some false statements. Identify the mistakes and rewrite them correctly. बोल रहा है false है, ये आपको करेक्ट करना है। तो कह रहा है कि multiplying urban centers with large and dense population and urban lifestyles have helped in proper utilization of water resource. गड़बड़ है, प्रॉपर नहीं होगा, इम्प्रॉपर होगा। इतना ज्यादा लोग है, इतना ज्यादा पॉपुलेशन है तो इम्प्रॉपर हो जाएगा ना। सेकेंड कह रहा है कि रेगुलेटिंग एंड डैमिंग ऑफ रिवर्स डज नॉट अफेक्ट द रिवर्स नेचुरल। डैमिंग करते हो तो ये डज अफेक्ट करता है, नॉट को काटना है। Today in Rajasthan, the practice of rooftop water harvesting has gained popularity. गलत बात है, लॉस हुआ है पॉपुलैरिटी का, अभी जस्ट देखे थे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 वर्ड्स। वर्ड का लिमिटेशन दे दिया, बोल रहा है हाउ वाटर बिकम अ रिन्यूएबल रिसोर्स, कैसे रिन्यूएबल होगा, क्योंकि हम इसको रिसाइकल कर सकते हैं अगर हम चाह ले तो, नहीं करना चाहे तब तो ठीक है, बर्बाद ही हो जाएगा। व्हाट इज वाटर स्कैर्सिटी एंड व्हाट आर द मेन कॉजेज, ये आपको बता चुके हैं। जब आपका किसी भी कारण से क्या है कि जो डिमांड है उतना फुलफिलमेंट नहीं हो पा रहा है तो हम कहते हैं स्कैर्सिटी। या कॉजेज क्या है, पॉपुलेशन का बढ़ना, ओवर यूज होना, पॉल्यूशन हो जाना, मतलब वाटर का डिग्रेडेशन हो जाना। कंपेयर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ मल्टीपर्पज, ये एकदम ऑलरेडी डन है, बहुत अच्छे से शुरू में भी बताया और बाद में भी दिखा दिया। नेक्स्ट कह रहा है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट, मतलब ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन है। कह रहा है डिस्कस हाउ रेन वाटर हार्वेस्टिंग इन सेमी एरिड रीजन्स ऑफ राजस्थान इज कैरीड आउट। ये यही वाला था ना, रूफटॉप
इसी को आपको इलेबोरेट करके छोटा सा डायग्राम बना देना कि रूफ टॉप में आपका वाटर को जो है कलेक्ट किया जाता है, वहां से पाइप लगा के फिर उसको अंदर जो है अंडरग्राउंड टैंकर्स वगैरह रखा गया वहां पे भेज दिया जाता है। या फिर खादीन और जोहाद वाला एग्जाम्पल भी दे देना। Describe how modern adaptations of traditional rainwater harvesting methods are being carried out to conserve and store water। कि भाई मॉडर्न एडेप्टेशन, ट्रेडिशनल रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मॉडर्न एडेप्टेशन क्या है। तो मॉडर्न एडेप्टेशन जो है इसमें आप एग्जांपल्स दे दीजिए, तमिलनाडु वाला एग्जांपल दे दो, आप कर्नाटका वाला एग्जांपल दे दो, और फिर उसमें वही दे दो कि जो हम पंपिंग वाला सिस्टम कर दिए हैं, हम यहाँ पे अंडरग्राउंड वाला सिस्टम कर दिए हैं, या फिर हम अपने कोर्ट यार्ड में जो है कलेक्ट कर लेते हैं कोर्ट यार्ड में। तो ये पुराना ही सिस्टम था, इसको हम थोड़ा सा और नए तरीके से इस्तेमाल कर लेते हैं टेक्नोलॉजी लगा के। ये आपका क्वेश्चन है, चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, कुछ पूछना है कमेंट कीजिए, डाउट कुछ भी नहीं रखना है, दोस्तों को बेनिफिट पहुंचाने के लिए शेयर कर दीजिए, और प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। इतने लोग देखते हो सब्सक्राइब नहीं करते, गलत बात है। कम से कम फ्री में जो दे सकते हो वही दे दो, सब्सक्राइब कर दो। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लेक्चर से पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू एवरीबॉडी।